बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एमसीक्यूज़ दिए थे, तो उसका सेकंड एमसीक्यूज़ मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ था। तो उस सेकंड एमसीक्यूज़ का ऑप्शन सी बहुत ठीक था, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस भी हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और जो न्यूट्रल बॉडीज़ होती हैं वो भी हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, दोनों बॉडीज़। ओके, सो यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग इसकी थोड़ी हिस्ट्री की तरफ देख लेते हैं। आज इस लेक्चर में आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ, तो आप जो है लेक्चर पूरा देखिएगा, क्योंकि कूलम्स लॉ में कुछ ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो कि आप लोगों को मालूम नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को मालूम ना हो, लेकिन मेजॉरिटी आई थिंक कि मेजॉरिटी को नहीं पता होगा, तो हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे ऐसी चीज़ें कूलम्स लॉ में। सो कूलम्स लॉ का जो नाम था, जिसने कूलम्स लॉ को पब्लिश किया था, प्रेजेंट किया था, हमारे सामने लाए थे, उनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्स। अब उन्होंने क्या किया, अब चार्जेस की हमें जब पता लगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो किस्म के चार्जेस होते हैं, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने चार्जेस को नाम दिया था कि चार्जेस दो किस्म के होते हैं, या वो नेगेटिव होता है या वो पॉजिटिव होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। ये जो रिसर्च थी चार्जेस के नाम की, ये 18th सेंचुरी की स्टार्ट में ही आ गई थी। उसके बाद काफ़ी टाइम तक चार्जेस के ऊपर मज़ीद कोई रिसर्च नहीं हुई, और स्पेशली जो उनको फोर्स लग रही होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और समटाइम उसको कूलम फोर्स भी कहते हैं, तो इसके बारे में मेजर नहीं हो सकी थी। फिर चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्स एक ऐसे फिजिक्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड किया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, जो इन दो चार्जेस को अट्रैक्ट करवा रही होती है या रिपेल करवा रही होती है, उस फोर्स को हम लोग कह रहे थे कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्स ने टॉर्शन बैलेंस एक एपरेटस है, जिससे अपने डिफरेंट जो है एक्सपेरिमेंट्स किए हैं चार्जेस के ऊपर। तो टॉर्शन बैलेंस के इस एक्सपेरिमेंट से ही इसने इस फोर्स को मेजर किया था, फाइंड किया था। अब कूलम्स लॉ की एजम्पशंस में देखते हैं कि कूलम्स लॉ किन चार्जेस पे अप्लाई होता है, इन चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले एजम्पशन थी जो पॉइंट चार्ज, चार्जेस मस्ट बी अ पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ के लिए चार्जेस को हमेशा पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है। जैसे कि एक एग्जांपल कि मैथ में एक पॉइंट ले लिया जाता है। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि ये पॉइंट जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी ना ही लेंथ होती है, ना ही विड्थ होती है, और ना इसकी कोई और चीज़ होती है। ठीक है, इस वजह से पॉइंट चार्ज करेंगे। अब सवाल ये है कि पॉइंट चार्ज ही क्यों इस्तेमाल करेंगे। अब इस चीज़ को, इस एग्जांपल को लेते हुए चलें, तो लेट्स से कि अगर आपके पास एक बॉडी है, अब वो बॉडी है, अब बॉडी का मतलब एक तो नहीं ना कि इसके सिर्फ ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है। अब वो जो चार्ज है वो पूरे उस बॉडी के, उस चार्ज बॉडी के ऊपर यूँ फैला हुआ है, राइट? ऐसा वो फैला हुआ होता है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव, वो पूरी बॉडी पे फैला हुआ होता है। तो अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम देखें कि ये जो चार्ज है वो बॉडी पे किस तरह फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है, तो ये थोड़ा फाइंड करें। फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस बॉडी को ज़रा हम लोग टुकड़ों में उसके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं कि हम लोग इस पॉइंट पे फाइंड करते हैं, एंड देन फिर उसका जो है फाइंड करते हैं कि पूरी बॉडी पे कितना चार्ज है। तो ये जो सिचुएशन होती है ये थोड़ी कम्प्लेक्स होती है। इस तरीके से पूरी बॉडी पे इंडिविजुअल चार्ज फाइंड करना, इंडिविजुअल हर पॉइंट पे देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग पॉइंट चार्ज लेते हैं। अब सवाल है कि पॉइंट चार्ज होता कैसे, एक चार्ज को पॉइंट चार्ज बनाएं कैसे? तो ऐसा होता है। अब अगर आप दो बॉडीज़ लेते हैं और उन दो बॉडीज़ को आप इतना दूर ले जाते हैं कि जो उनका साइज़ है वो इस रेडियस के मुकाबले में बहुत ही कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है पॉइंट, जिसको हम एक पॉइंट कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं लेते कि इसका कोई लेंथ है, कोई वेट है। अब क्योंकि चार्जेस का तो डायमेंशंस होती हैं, उनका वेट भी होता है, उनका रेडियस भी होता है, तो डायमेंशंस होती हैं। इस वजह से ही हम लोग चार्जेस को पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। अगला पॉइंट है स्टैटिक चार्ज।
सेकंड पॉइंट स्टैटिक चार्जेस। अब चार्जेस को मस्ट एट रेस्ट होना चाहिए। रेस्ट में क्यों होना चाहिए? इसकी वजह ये थी कि अगर दो चार्जेस हैं वो रेस्ट पे होंगे, तो जब वो अगर कोई दो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अगर यही चार्ज मोशन में आ जाए और मूव करना शुरू कर दें तो उन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कभी भी नहीं होगी, वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे रेदर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब चलते हैं कूलम्स लॉ की डेफिनेशन की तरफ। इसकी स्टेटमेंट क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और चार्ज कौन सा है? पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज क्यों इस्तेमाल होता है ये मैंने आपको पीछे बताया है। देख लेते हैं। पहला क्या कहता है? जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आर जो है उनके दरमियान का डिस्टेंस है। F is directly proportional to the product of charges, F is inversely proportional to the square of the distance between। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमेशा साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, और वो हमारा कांस्टेंट है K। K की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, और K को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁹ आता है। ये एक्चुअली आता है 8.8, 8.9 और 8.8 कुछ ऐसा आता है, तो उसको हम लोग राउंड अप करके 9 लिखते हैं, तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये था हमारा कांस्टेंट। अब यहाँ पर सवाल ये है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ही क्यों लिया जा रहा है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ही क्यों लिया जा रहा है? और दूसरा ये बात कि ये आर स्क्वायर जो है, ये भी तो हो सकता था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रेडियस की, ऐसा क्यों नहीं है? यूं भी तो हो सकता था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो Q1 के और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो Q2 के। ऐसा क्यों है कि ये दोनों प्रोडक्ट ही हैं, और ये क्यों है कि आर स्क्वायर? इस बात को फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये क्यों है। तो अब इस बात को देखते हैं कि जो फोर्स है वो जैसे कि प्रोडक्ट ही क्यों होता है, इंडिविजुअल के क्यों नहीं होता है। अब बच्चे मेरी बात सुनो, यहाँ पर अगर एक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के और यही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q2 का, इसका मतलब ये है कि जो अगर Q1 जो है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, छोटा होगा, और Q2 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Q1 जो है वो अब उस पर कम फोर्स लगेगी, यानी कि वो कम फोर्स से अट्रैक्ट होगी या कम फोर्स से रिपेल होगी, ऐसे ही ना। और Q2 जो है वो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होगा या ज़्यादा जो है स्पीड से या ज़्यादा फोर्स से रिपेल होगा। तो अब अगर ये ज़्यादा फोर्स से रिपेल होगा तो ऑब्वियसली वो इसके साथ हिट करेगा जब अट्रैक्ट होगा। तो इस वजह से जो है इसको अलग अलग नहीं लिया गया। अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नंबर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके पास इसका मैग्नीट्यूड 6 है, इसका 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 3 18, तो ये हमारे पास एक नंबर आ जाता है। ये जो नंबर आ रहा है इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये फोर्स जो होती है फिर ये इसी तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है इनके प्रोडक्ट की Q1 Q2, यानी कि जितना ज़्यादा इनका मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा ये फोर्स से अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, और जितना इनका मैग्नीट्यूड कम होगा उतनी कम फोर्स से वो अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे। सवाल ये है कि जो रेडियस है ये F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, सिर्फ आर के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? तो इस बात को समझने के लिए देखें कि हमारे जितनी भी फील्ड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो जनरेट होती हैं किसी ना किसी एक सोर्स से। ये जो कूलम फोर्स है ये भी एक
फोर्स है जो किसी भी दो चार्जेस के दरमियान किसी ना किसी फील्ड के थ्रू ट्रांसफर हो रही होती है फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। ऐसी फोर्सेस के साथ एसोसिएट होती है एक फील्ड, और इन फोर्सेस को हम लोग फील्ड फोर्सेस भी कहते हैं। कूलम फोर्स के साथ भी एक फील्ड एसोसिएट होती है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बात का जवाब ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट से निकलती है तो वो 3 डायमेंशंस में स्प्रेड हो जाती है। जैसे कि ये पॉइंट है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितने अब यहाँ पर तो ये बोर्ड है तो ये 3 डायमेंशंस तो नहीं बन सकते, अलबत्ता ये 2 डायमेंशन जो है बन रहा है। तो ये 3 डायमेंशंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये 3 डायमेंशंस में स्प्रेड हो जाती है। जब ये 3 डायमेंशन में स्प्रेड हो जाती है तो लेट से कि ये इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो जब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एक पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मिलाएंगे तो वो हमारे पास एक स्फीयर दे रहा होगा। लेट से कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डिस्टेंस को ले लेते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसको ऐसा ऐसे जगह पे नापूं जहाँ पे इसका ये जो आर है ये डबल हो जाए। इस लेट से कि अगर मैं यहाँ पर नापना चाहूँ कि जहाँ पर इसका जो रेडियस है ये आर है ये डबल हो, तो फिर उस केस में क्या होता है। अब हमें पता है कि जो स्फीयर होता है, स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। ऐसा ही बात है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसके डबल इसका रेडियस जो है डबल जहाँ पर इसका रेडियस डबल हो वहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नापूँ। तो फिर आर को जब मैं डबल करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई 2r का स्क्वायर, आर की जगह 2r कर देंगे क्योंकि हम लोग डबल कर रहे हैं रेडियस को। अब ये आ जाएगा 4 पाई, ये आ जाएगा 4r का स्क्वायर। इसको जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, अब मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब हम लोग इस चीज़ में देखते हैं कि ये जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास पुराने स्फीयर का क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है। तो मैं अभी इसको लिख सकता हूँ 4a, लिख सकता हूँ ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 4a। ये वाला जो एरिया है ये है पुराने स्फीयर का, ठीक है। अब जो न्यू स्फीयर बनेगा उसका सरफेस एरिया पहले वाले से 4 गुना होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पहले से 4 गुना बड़े सरफेस पे स्प्रेड होना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारी फोर्स है वो आर को नहीं बल्कि आर स्क्वायर को फॉलो कर रही है। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो 3 डायमेंशंस में स्प्रेड हो रही हैं। कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसका प्रोडक्ट क्यों लिया जाता है और रेडियस आर का स्क्वायर ही क्यों लिया जाता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर मटेरियल मीडियम कूलम्स लॉ में आ जाए तो उसका क्या फोर्स पर क्या इफेक्ट होता है। तब तक के लिए और साथ हम लोग कुछ एग्जांपल भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।